जाता है वो, चूंकि यहाँ काम नहीं आएगा, लेकिन छठा जेपीएससी में देखिएगा तो हिस्ट्री में सवाल आ गया था, भारत बांग्लादेश युद्ध, इतिहास का सवाल था, छठा जेपीएससी का मेंस का क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत बांग्लादेश युद्ध कब हुआ? 1971, मतलब बांग्लादेश का रिहाई भारत पाकिस्तान युद्ध बेसिकली, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश को मुक्त करा दिया गया था, तो वो भी क्वेश्चन आ गया था। तो ये सब है, क्योंकि नेहरू का पीरियड स्टार्ट होगा अब 12-15 साल प्रधानमंत्री के तौर पे, उसके बाद इंदिरा गांधी का पीरियड है, उसमें बहुत सारा बड़ा बड़ा चीज हुआ, आपातकाल लगा, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, एक बार और 62 में युद्ध हुआ चाइना से, 65 में पाकिस्तान से हो गया, तो लंबा चीज है। इसमें कौन कौन सा बेसिकली पढ़ते हैं हम लोग मध्यकाल में? वो तो दिल्ली सल्तनत हो गया, और एक मुगल का नाम सुने हैं? तो 2 पार्ट हुआ, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल। मुगल को दिल्ली सल्तनत में क्यों नहीं लेते हैं? तो खिलजी का भी अलग था, तुगलक भी अलग था, सबका अलग था। हाँ देखिए, मुगल को इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि एक तो मुगल लगभग 200 से प्लस साल शासन कर दिया, दूसरा मुगल के बीच में कोई और वंश आया ही नहीं, सिर्फ 10 साल का ले लीजिए शेरशाह सूरी का, तो उसको छोड़ दीजिए, कहाँ 200 साल और 10 साल से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी में आप देखिए दिल्ली सल्तनत में 1206 से अगर स्टार्ट करें तो लगभग 1284 तक कौन सा रह गया था, या 1290, हाँ, ये कौन सा वंश था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद तुरंत कौन सा आ गया? खिलजी, 1290 से 1320 या 26, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। 5 वंश शासन किया, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड नहीं था, 100 से सब कम रहा, खिलजी 30 साल कर पाया, तो इसलिए उसको मिला जुला के दिल्ली सल्तनत कर दिया गया कि दिल्ली का सत्ता पे बैठने वाला अलग अलग वंश बैठा। लेकिन जैसे बाबर आया, कब आया? 1526, पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी, उन लोग के बीच में हुआ, बाबर जीत गया। तब बाबर किसका स्थापना किया? मुगल वंश। और तब से मुगल वंश लगभग कब तक चला? (1857), तब ना वहां पे उसको हटा दिया, फिर उसको भेज दिया था रंगून जेल, और वहां पे उसका मृत्यु हो गया। यहां तक मुगल चला। हाँ, मेनली कहां तक चला? लगभग 1700 मान लीजिए 1707, जब तक औरंगजेब था, इतना तक चला था, बढ़िया अच्छा खासा, क्योंकि पूरा पकड़ था मुगल का। उसके बाद धीरे धीरे शासक क्या हुआ? कमजोर हुए, लेकिन मुगल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 1857 में क्रांति में आप लोग पढ़े होंगे, शीर्ष नेतृत्व कौन कर रहा था? हाँ, बहादुर शाह जफर। तो कौन था? मुगल शासक था, इसलिए उस समय तक था। लेकिन उस समय उसका क्षेत्र क्या हो गया था? सीमित, सिर्फ दिल्ली तक वो सीमित हो गया था, पूरा भारत नहीं था। औरंगजेब भी पूरा भारत कभी नहीं जीत पाया था, दक्षिण कभी नहीं कोई जीत पाया, सब कहां तक? दक्कन तक वापस आ गया था, आगे जीतना बहुत मुश्किल था। इसी के समय में, जहांगीर के समय में, उधर सिंध वाला प्रांत निकल गया था हाथ से, तो बहुत सारा चीज हुआ था। तो बेसिकली ये अकेला इतना वंश था जो 200-300 साल राज कर गया, इसको अलग बोलते हैं, और दिल्ली सल्तनत को अलग। और 10 दिन बाद एग्जाम है यार, कैसे होगा? भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता क्रांति पढ़ना है, मेन चीज भूल जाओ तो कैसे होगा? इतना तो याद जरूर रखना चाहिए कि कौन कौन सा मेन है। कितना जन का था यहाँ हिस्ट्री? अरे हम नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं कि डर से नहीं उठा रहे, नहीं पूछेंगे हम सवाल। किसी का नहीं था? क्या बात है। ज्योग्राफी 1 और 2, बस, बाकी सब पॉलिटिकल साइंस भी नहीं किसी का। अच्छा, 2 और बाकी कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी कौन कौन थे? इंग्लिश जब मेन सब्जेक्ट में नहीं हो पा रहा तो बाकी साइंस, फिजिक्स कोई नहीं, केमिस्ट्री, मैथ्स, अच्छा मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी,
बीसीए जियोलॉजी, बीसीए, बीबीए। अब कॉमर्स से कौन कौन थे? एक, बस। इकोनॉमिक्स, एक दो, वाह। चलिए ठीक है, जो जो सब वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं। अपना सब्जेक्ट में तो कमांड जरूर कर लीजिए कम से कम कि जो है, लेकिन हाँ साइंस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा सिलेबस है। साइंस मैथ्स का भी वैल्यू नहीं है और ना फिजिक्स केमिस्ट्री का वैल्यू है। सिर्फ पीटी में थोड़ा बहुत, और मेंस में देख ही रहे केमिस्ट्री तो है ही नहीं, मैथ्स है ही नहीं, थोड़ा बहुत जानना होगा। तो बाकी सब ध्यान रखिए। कोई बीटेक भी है? बीटेक कौन सा ब्रांच? अरे वाह, कौन सा ब्रांच? सिविल। अच्छा, आप तो इन्वायरमेंट, और आप? ओ एंथ्रोपोलॉजी, वाह, अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर ध्यान रखिए अपना सब्जेक्ट को। खैर एंथ्रो का तो अब जेपीएससी में थोड़ा वैल्यू घट गया, तो बीच में तो खाली एंथ्रो से रिजल्ट होता था। ठीक है, यूपीएससी ट्राई कीजिए, एंथ्रो इजी पड़ेगा, मानव विज्ञान ना, एंथ्रोपोलॉजी। कहाँ तक लिखे हम लोग? भंडार असीमित है ना, निश्चित समय पर होता है जल चक्र, जल का उपयोग बार बार कर सकते हैं पृथ्वी पे जल का असीमित है। फुल स्टॉप दीजिए, आगे लिखिए। स्वच्छ जल की कमी, स्वच्छ जल की कमी, फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल की कमी संभव है, स्वच्छ जल की कमी संभव है। स्वच्छ जल समझ गए, यानी पीने का पानी, जैसे अभी कमी हो रहा है ना, तो वो संभव है। स्वच्छ जल की कमी संभव है, परंतु उचित उपयोग और व्यवस्था से, परंतु उचित उपयोग एवं व्यवस्था से इसकी कमी को भी दूर किया जा सकता है। उचित उपयोग एवं व्यवस्था से इसकी कमी को भी दूर किया जा सकता है। किया जा सकता है, चूंकि इनका भी पुनर्चक्रण होता है जल चक्र द्वारा, चूंकि इनका भी पुनर्चक्रण होता है जल चक्र द्वारा, चूंकि इनका भी पुनर्चक्रण होता है जल चक्र द्वारा, अतः, चूंकि इनका भी पुनर्चक्रण होता है जल चक्र द्वारा, अतः सदैव इसकी समस्या नहीं होती, अतः सदैव इसकी समस्या यानी जल की समस्या नहीं होती, अतः सदैव इसकी समस्या नहीं होती। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग लिखे थे ना, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लिखे है ना? हाँ हाँ, जल एक नवीकरणीय संसाधन, ठीक। ठीक है, उपयोग भी हम लोग लिख लिए कहाँ कहाँ पे है और नवीकरणीय है। ठीक है, जल हो गया, जल के बाद बताइए और क्या लिखे थे? वन संसाधन, वन संसाधन लिखे। देखिए एग्जाम में आएगा तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, कम में भी लिख के आप निकल सकते हैं। खाली दिखाना है जल एक संसाधन है, और जल संसाधन के बाद क्या करना है, उसको नवीकरणीय कैसे है। तो जल चक्र के कारण पुनः हो सकता है। अगर बहुत इच्छा करे तो क्या कीजिएगा, जल चक्र का चित्र बना दीजिएगा, हो गया कि इससे कारण ये नवीकरणीय स्रोत में आते हैं। और मन करेगा तो जल तापीय ऊर्जा में हम लोग क्या करते हैं, जल का, एक ही जल का बार बार उपयोग कर सकते हैं, हो गया काम। ठीक है, अब लिखिए वन संसाधन। लिखिए वन भी हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वन भी हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
वन भी हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वन से हमें कई प्रकार के वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वन से हमें कई प्रकार के वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वन हमारे लिए कई मायनों में उपयोगी है। वन हमारे लिए कई मायनों में बहुत उपयोगी है या उपयोगी है। वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। सर्वाधिक जैव विविधता समझ रहे हैं? जैव विविधता यानी अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधों का पाए जाना। क्या? सर्वाधिक जैव विविधता वनों में ही पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वनों में ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वनों का निम्नलिखित रूप से महत्व है। वनों का निम्नलिखित रूप से महत्व है। पहला लिख लीजिए, क्या ये मृदा अपरदन को रोकते हैं? रोकते हैं ना? मृदा अपरदन समझ रहे हैं ना? यानी हाँ, सॉइल इरोजन यानी क्या होता है? वर्षा के साथ मृदा का बह जाना, तो मृदा अपरदन को रोकते हैं। दूसरा, वन वर्षा को आकर्षित करते हैं। आपका कौन सब्जेक्ट है सर? फिजिक्स। ओ फिजिक्स है, वाह, मेरा ही फिजिक्स है। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तीसरा लिखिए, वन कई पादप एवं जीव जंतु के आवास हैं। वन कई जीव जंतु एवं पादप के आवास हैं। फिर लिखिए, वनों से हमें कई बहुमूल्य वस्तुएं जैसे लकड़ी, जड़ी बूटी, इसको क्या बोलेंगे, जैसे वो गोंद उन समझ रहे हैं ना, उस सबको क्या बोल सकते हैं? क्या? अरे एक गोंद ही सब नहीं मिलता है, उसको क्या बोल सकते हैं? हाँ, हिंदी में गोंद ही बोलेंगे ना, हिंदी में गोंद बोलते हैं ना। लिखिए, जैसे लकड़ी, जड़ी बूटी, गोंद,
सौंदर्य सामग्री तथा अन्य वस्तुएं कर दीजिए। मतलब समझ रहे हैं क्या क्या मिलता है, सबका नाम लिखने का जरूरत नहीं, जो याद आएगा लिखते जाइएगा। फल उल भी लिख सकते, एकदम लिख लीजिए, फल लीजिए, या खाद्य सामग्री लिख लीजिए, खाद्य सामग्री, इत्यादि। ठीक है, फिर लिखिए वनों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, मतलब रिसाइकल होता है ऑक्सीजन कार्बन का। ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र। ब्रैकेट में ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र। ऑक्सीजन चक्र उस दिन पढ़े थे ना, कार्बन चक्र भी पढ़े थे। तो किसके कारण था? वन के कारण, पेड़ पौधा के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दे रहा, फिर ऑक्सीजन हम लोग लेके कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे, उसको तो मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, और एक दो को मिलेगा तो उसको लिख लीजिएगा। वनों की इन्हीं अत्यधिक महत्व के कारण, आगे नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वनों की इन्हीं अत्यधिक महत्व एवं उपयोग के कारण यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वनों की इन्हीं महत्व एवं उपयोग के कारण वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चूंकि इनका पुनर्भरण प्राकृतिक रूप से हो सकता है, चूंकि इनका पुनर्भरण प्राकृतिक रूप से हो सकता है, चूंकि इनका पुनर्भरण प्राकृतिक रूप से हो सकता है, या मानव हो सकता है, या मानव इन्हें नवीकृत करने में मदद कर सकते हैं। नवीकृत करने में मदद करने का मतलब, हम पेड़ लगाते गए तो क्या हो जाएगा? वापस से हो गया। या मानव इन्हें नवीकृत करने में, नवीकरणीय लिखे ना, नवीकृत, या मानव इन्हें नवीकृत करने में मदद कर सकते हैं। मानव द्वारा ये नवीकरणीय हो सकते हैं, लिख लीजिए, मानव द्वारा ये नवीकरणीय हो सकते हैं, मानव द्वारा ये नवीकरणीय हो सकते हैं, मानव द्वारा ये नवीकरणीय हो सकते हैं। मानव द्वारा ये नवीकरणीय हो सकते हैं जब इनकी सिर्फ कटाई नहीं हो, जब इनकी सिर्फ कटाई नहीं हो बल्कि पेड़ लगाए जाए। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। ठीक है, मानव द्वारा ये नवीकरणीय हो सकते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करके लिख लीजिए, जब सिर्फ इनकी कटाई नहीं हो, इन्हें वापस से लगाया जाए। जब इनकी सिर्फ कटाई नहीं हो, इन्हें वापस से लगाया जाए। ठीक है, अतः ये नवीकरणीय स्रोत हैं, नवीकरणीय संसाधन हैं। ठीक है, ठीक है, आगे अब कल डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ गया नवीकरणीय कैसे है? क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम इनका उपयोग बार बार कर सकते हैं। आज एक पेड़ काटे, दोबारा लगा दिए, क्या हो गया? नवीकरणीय हो गया। लेकिन कोयला एक बार निकाले 1 टन, वापस 1 टन बना सकेंगे हम लोग?
और उसको बनने में कितना समय लग जाएगा, हजारों साल से ऊपर लग जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसको नवीकरणीय में रखा। ठीक है, ठीक है, फिर कल रखते हैं आगे। अब कल अगर मैडम आई तो फिर कल आएंगे ना, तो कल मेरा इस टाइम पे होगा 12:15। ठीक है, 12:15, 12:20 तो देख लेंगे। ठीक है, आप बताइए। अरे